FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप डिटेल में समझिए। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, यानी कई देशों के बीच काम करने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसकी स्थापना दुनिया भर में हो रहे अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए 1989 में हुई। 2001 में FATF के अंडर टेरर फाइनेंसिंग की जांच को भी शामिल कर दिया गया कि भाई आतंक के लिए जरा देखिए, चेक कीजिए कौन पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, किधर उधर पैसा जा रहा है। फिर FATF विश्व भर में कई देशों के फाइनेंस से जुड़े नियमों की जांच करता है। इसका आकलन करता है कि उन देशों में अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए उचित नियम हैं या नहीं है, उसकी जांच करता है और बदलाव के सुझाव देता है। यानी अगर आप देखेंगे ये जो FATF है, मोटे तौर पर इसका काम जो है, FATF टेरर फंडिंग पे काम करता है कि कौन भाई आतंक के लिए पैसा इधर से उधर कर रहा है, अवैध फाइनेंस को रोकता है, इधर से उधर गलत पैसा ना जाए, अवैध फाइनेंस को रोकता है, किस देश ने कितना काम किया है अवैध फाइनेंस को रोकने के लिए, इसकी जांच करता है। अमेरिका में अगर आप देखेंगे जो 9/11 का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद FATF का सबसे बड़ा फोकस टेरर फंडिंग पर हो गया। इस मामले में गहन जांच कर वो उन देशों की लिस्ट बनाता है जिन्होंने सही तरीके से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए काम किया है या नहीं किया है, वो तय होता है। जिन भी देशों का इस लिस्ट में नाम आ जाता है, उन देशों को वैश्विक संस्था जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या किसी बड़े देश से फंड या लोन ले पाना ये लगभग असंभव हो जाता है। FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में आए देशों को इंटरनेशनल संस्थाएं और बड़े देश बहुत कठिन शर्तों पर बहुत कम कर्ज देते हैं। जैसे आपको नहीं बताया था पाकिस्तान की बहुत 2 कौड़ी की हालत हो गई थी, नाक रगड़वा दिया था इसी FATF ने कि तुमको अभी डाल देंगे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में। जिन देशों पर ये शर्तें लागू हो जाती हैं वो बर्बादी की कगार पर आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान भी FATF की ग्रे लिस्ट में आ गया था क्योंकि उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास किए थे। ग्रे लिस्ट में आने से पाकिस्तान की GDP को 3,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। संजय मिश्रा जो ED के मौजूदा डायरेक्टर हैं, उनको पद पर बनाए रखने के लिए एक दलील यही दी गई है कि FATF बहुत सालों के बाद इंडिया आ रही है उसकी टीम, और यह कोई सालाना कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए किसी को भी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। भारत साल 2010 में FATF का मेंबर बना। 2010 में FATF की टीम भारत आई थी, जिस साल मेंबर बने उस साल आई, तब मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे। इस दौरान FATF की टीम ने भारत के फाइनेंस नियमों और टेरर फंडिंग को रोकने के प्रयासों की जांच की। FATF ने आखिरी बार यह जांच 2013 में की थी। उस समय FATF ने भारत के फाइनेंस नियमों में कुछ कमियां बताई थी। FATF को कोविड के दौरान भारत आना था, लेकिन कोविड नियमों की वजह से वो आ नहीं पाए और जांच के लिए इसी साल नवंबर में आने का फैसला किया। और जब अब ये FATF की टीम आएगी तो वो देखेगी कि भारत में आतंकवाद की को लेकर कोई फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भारत ने क्या एक्शन लिया है, जिसकी फाइल रिपोर्ट जो है वो जून 2024 में आएगी। 2010 की रिपोर्ट में FATF ने कहा था कि अवैध फाइनेंसिंग की जांच भारत में लंबी खिंचती है, इसमें कुछ कानूनी अड़चने भी हैं और एक्शन में भी बहुत तेजी नहीं है। तब FATF की टीम ने कहा था कि भारत में इन सब सुधारों में वक्त लगेगा। 2010 और 2013 में FATF ने भारत पर फाइनेंशियल सिस्टम पर जो सवाल उठाए थे, कुछ सुझाव दिए थे। अब उसको सुझाव दिए तो 10 साल हो गए। अब वो आएगा, FATF की टीम आएगी, कहेगी दिखाओ जरा क्या किया तुमने। अब ये संजय मिश्रा जो ED के डायरेक्टर हैं, जिनके पास पिछले 5 साल से क्या काम हुआ है सबकी जानकारी है, विपक्ष चाहता है कि इनको 45 दिन का भी एक्सटेंशन न दो, क्योंकि उसका नैरेटिव है कि हमको जेल भेज देंगे। मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, ये लोग आके ग्रे लिस्ट में मान लीजिए डाल दिए, कोई दूसरा नया डायरेक्टर बैठा, वो ठीक से समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, फिर क्या करोगे? इंडिया ग्रे लिस्ट में चला गया था, क्योंकि अब 10 साल बाद भारत की परीक्षा का वक्त है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सरकार में आते ही FATF के सवालों और सुझावों को गंभीरता से लिया और अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ED को खुली छूट दी। सरकार के एक्शन को आपको फैक्ट्स के जरिए बताता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो अहम संस्था है ED, उसे नरेंद्र मोदी ने पावरफुल बनाया।
ताकि ये टेरर फंडिंग, अवैध फंडिंग, ये सब रुके। और कल को एफएटीएफ जैसे अब आ रही है जांच करने, वो आए तो उसको दिखाएं कि देखो भैया हम काम कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ने ईडी को जो ताकत दी, उसके बाद ईडी भी एक्शन में जबरदस्त तेजी से दिखने लगा। अगर आप देखेंगे कि ईडी ने क्या काम किया, मोदी ने जब पावर दी तो उसके बाद कैसे काम हुआ, ईडी का एक्शन देखिए भाई। एक जमाना था जब ईडी जो है वो थोड़ा मारता था, मक्खी वक्खी काम करता था पर ज्यादा नहीं। लेकिन अब देखिए जब पावर मिली तो क्या हुआ। 2004 से लेकर 2014 तक ईडी के कितने केसेस थे? 112 मामले जो हैं, 112 मामलों पर एक्शन हुआ। ईडी ने 112 मामलों पर एक्शन लिया और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये कब का बता रहा हूं आपको? 2004 से 2014 के बीच। अब 2014 से 2022 के बीच देखिए कितने केस दर्ज किए? 3010 मामलों में एक्शन हो गया। मतलब आप देखिए कहां 112 मामले में जो ईडी एक्शन लेती थी, उसने 3000 मामलों में एक्शन ले लिया 8 साल में, और वहां 10 साल में 112 मामले और करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। संपत्ति कितनी जब्त की? 1 लाख करोड़। कहां 5000 करोड़ की संपत्ति 10 साल में जब्त हुई, यहां 8 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। अब यह होता है काम। और इसी के साथ मोदी सरकार ने टेरर फंडिंग पर भी नकेल कसने के लिए एक्शन लिया। जून 2022 में टेरर एक्टिविटी से जुड़े हुए देश भर में 1250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को चिन्हित किया। उसमें से 884 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया और 98 करोड़ की संपत्ति को फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत नामित कर दिया। सितंबर 2022 में टेरर फंडिंग केस में देश के 11 राज्यों में रेड डाली गई और 100 से ज्यादा पीएफआई के मेंबर पकड़े गए। फरवरी 2023 में ईडी ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 आतंकियों पर एक्शन लिया है, उनकी संपत्ति अटैच की है, जिसमें से 4 आतंकियों ने खुद कबूल किया कि वो टेरर फंडिंग में शामिल थे। आपको यह भी लग रहा होगा कि अगर एफएटीएफ की मीटिंग हो भी रही है तो क्या संजय मिश्रा के अलावा ईडी में कोई और अधिकारी नहीं है जो एफएटीएफ के रिव्यू में देश के लिए यह इनपुट दे सके? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। लेकिन इसके बारे में भी आपको बताते हैं, किसी भी देश की फाइनेंसिंग की जांच एफएटीएफ 5 राउंड में करती है। भारत 4 राउंड पूरे कर चुका है। संजय मिश्रा इसमें 2020 से जुड़े हुए हैं भाई। 5वें और आखिरी राउंड के लिए एफएटीएफ की टीम इसी साल नवंबर में 3 हफ्ते के लिए आएगी। संजय मिश्रा के कार्यकाल में भारत ने एफएटीएफ के सभी राउंड क्लियर किए हैं। अगर कोई नया अधिकारी आएगा तो एफएटीएफ के आखिरी और सबसे जरूरी राउंड में कुछ कमी रह जाने का रिस्क हो सकता है। और दुनिया में जिस तरह की अस्थिरता है, जिस तरह की गुटबाजी है, जिस तरह से चीन भारत की टांग खींचने में पूरा जोर लगाता है, उसमें भारत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। सिर्फ इसलिए कि विपक्ष को नैरेटिव बनाना है कि देखिए देखिए ईडी का डायरेक्टर नहीं बदल रहे, 45 दिन बढ़ा लिए सरकार गिराने के लिए, हमको अरेस्ट कराने के लिए। इस नैरेटिव के चक्कर में पड़कर नरेंद्र मोदी देश का नुकसान नहीं करा सकते, इसलिए दौड़े दौड़े गए उनके लोग सुप्रीम कोर्ट में कि सर समझिए ये देश का मसला है भाई, ये यही आदमी ने 4 राउंड क्लियर कराया, आप कह रहे 5वें राउंड में हटा दीजिए इसको। इसलिए गए थे, कोई सुपारी मैन नहीं है वो नरेंद्र मोदी के। देश के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा। जिनको नहीं समझना ना समझे, और जिनके दिल में थोड़ा भी देश होगा उनको ये फैक्ट समझ में आएंगे।